हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द न्यू वीडियो ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लानिंग। हम में से अधिकतर स्टूडेंट को ये हमेशा समस्या रहती है कि सूक्ष्म शिक्षण का मतलब शिक्षण कौशल हैं, लेकिन उनके लेसन कैसे बनाए जाएं। क्योंकि हमें, जब मैंने आपको साइकिल बताया था, आपको याद होगा कि हमें पाठ्य योजना भी बनानी होती है डायरी में, और प्रेजेंटेशन भी करना होता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर देती हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि इसकी पाठ्य योजना का काम किस तरह से किया जाता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि दो तरह की चीजें पाठ्य योजना में काम करती हैं। पहली चीज तो होती है कि रिटन काम यहाँ पर होता है, या कि जिसे हम हिंदी में लिखित कार्य कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है निश्चित है कि ओरल, या जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, जैसे कि कक्षा में एक टीचर को करना पड़ता है, जिसे हम मौखिक प्रदर्शन कहते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप अपने उन टीचर्स को ध्यान में रखिए जिनसे आपने पढ़ाई की है। टीचर के पास में एक तो ज्ञान है और दूसरा आपको बताने का ज्ञान है। ये दो चीजें हमेशा एक अध्यापक लेकर चलता है। यहाँ पर भी सेम है कि जब हम सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना बनाते हैं तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में पढ़ाना भी होता है, और कुछ उसके पास में रिटन मटेरियल भी होना चाहिए। रिटन मटेरियल का मतलब ये है कि हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि किस बच्चे में किसी भी प्रकार के ज्ञान को गलत तरह से पेश करे। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी ये बताया था कि हम ये कह दें कि सौरमंडल में 15 ग्रह हैं, तो ये कतई सही नहीं है। इस गलती से बचने के लिए लिखित अभ्यास जरूरी है, और उसको कैसे प्रदर्शन किया जाना है इसके लिए मौखिक अभ्यास जरूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि एक स्टूडेंट को एक ही बार में दो काम करने होते हैं, और इसी को लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअली उसे करना क्या है। तो जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग में हमें दो काम करने हैं। पहला तो हमें पाठ बनाना है, और दूसरा उसे प्रेजेंट करना है। अब पाठ कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम याद करें शिक्षण कौशल को। पहला शिक्षण कौशल हम लेते हैं प्रश्न कौशल। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि हम सीख रहे हैं प्रश्न में कुशलता प्राप्त करना। अब प्रश्न बनाना भी एक कुशलता है, और प्रश्नों को पूछना भी एक कुशलता है। तो जब मुझे सिर्फ इसी कौशल में पारंगत होना है तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं दूसरे किसी भी कौशल पर अपना ध्यान न भटकने दूं। जैसे कि यदि आज मुझे प्रश्न कौशल का पाठ बनाना है तो मैं अपनी डायरी में प्रारंभ करूंगी प्रश्न नंबर 1। मुझे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं लिखनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रश्न कौशल सीखना है। अब जितना भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मुझे बनाने हैं, कम से कम 8 और अधिकाधिक 10, और उससे ज्यादा करेंगे तो 12। 12 से अधिक प्रश्नों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मैंने एक टॉपिक ले लिया, नाउन एंड प्रोनाउन। अगर मेरे टॉपिक है नाउन एंड प्रोनाउन, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि इससे जुड़े हुए 12 प्रश्न बना दूं अधिकतम। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं हिंदी पढ़ा रही हूं और मुझे संज्ञा पढ़ानी है तो मैं संज्ञा और सर्वनाम इस विषय को लेकर प्रश्न बना दूं। मुझे सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि मेरी क्लास में बैठा हुआ विद्यार्थी 7वीं कक्षा का है, उसे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी है, और वो 10 प्रश्न पूछेगा। मुझे परिभाषा नहीं बतानी है, मुझे उदाहरण नहीं बताने हैं, मुझे चित्र भी नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ प्रश्न पूछने हैं। और ये प्रश्न पहले से मैं अपनी डायरी में लिखकर याद करके आऊंगी। मेरा पहला प्रश्न हो सकता है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए, क्योंकि मैं ये मान कर चल रही हूं कि मेरे विद्यार्थी को संज्ञा की परिभाषा आती है। तो मेरा पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा बताइए। यहाँ पर विद्यार्थी उत्तर देगा, यहाँ पर विद्यार्थी उत्तर देगा कि
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है? ये छात्र का उत्तर हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे उत्तर नहीं बताना है। ये प्रश्न मुझे याद होंगे और मैं उसे कक्षा में कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, ये दो चीजें हैं। ये दो ही चीजें मेरे प्रश्न की बनाने की कुशलता को और प्रश्न पूछने की कुशलता को डिफाइन करेंगी। मेरा मूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण में इस आधार पर होगा। अब एक गलत प्रश्न पर निगाह डालते हैं। पहले प्रश्न था संज्ञा की परिभाषा बताइए, और अब प्रश्न है संज्ञा की परिभाषा कौन सी है। यह एक गलत प्रश्न है और यहाँ पर मेरा प्रश्न कौशल गलत सिद्ध होता है, क्योंकि मैंने प्रश्न की भाषा सही नहीं रखी, क्योंकि मैंने गलत प्रश्न बनाया। तो एक तो मेरा बना हुआ प्रश्न गलत हुआ, गलत फ्रेम किया हुआ। दूसरा, अगर मैं ये प्रश्न पूछती हूँ अपने हाथ में पॉइंटर लेकर या पेन लेकर या चॉक लेकर, संज्ञा की कौन सी परिभाषा है, यहाँ पर मेरे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, यानी मेरा प्रदर्शन गलत है, मेरे हाव भाव, मेरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल पूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने छात्रों से ये प्रश्न पूछा। और अब इस प्रश्न को मैं बदल दूं और ये लिख दूं कि क्रिया की परिभाषा बताइए, तो प्रश्न तो सही है, पर चूंकि मेरा जो शीर्षक है वो संज्ञा और सर्वनाम है और मैं यदि क्रिया की परिभाषा पूछती हूँ तो ये फिर गलत होगा। तो तीन तरीके हो गए मेरे पास में इस कौशल को सीखने के, जहां पर मैं गलती कर सकती हूँ। गलत शीर्षक, तो एक अध्यापक के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विषय से भटकाव न आने दें। क्रिया की परिभाषा नहीं पूछनी है, संज्ञा की परिभाषा कौन सी है ये प्रश्न गलत है, और संज्ञा की परिभाषा बताइए ये तरीका गलत। तो सूक्ष्म शिक्षण में हमें यही सीखना होता है कि लिखा कैसे जाए और छात्रों के समक्ष कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो ये था प्रश्न कौशल। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, हम जिस कौशल पर पढ़ाई करवा रहे हैं, लेसन बनवा रहे हैं, सिवाय उसके किसी अन्य कौशल के प्रदर्शन की आवश्यकता या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। हाँ, एक एग्जाम्पल और मैं आपको इसके साथ दे दूं कि यदि मैं विज्ञान के विद्यार्थी हूं और मेरा जो विषय है वो प्रकाश संश्लेषण है या पर्ण की संरचना है, यदि मैं पर्ण की संरचना अपने छात्रों से पूछ रही हूं और मैंने आज प्रश्न कौशल विषय का मुझे आज प्रश्न कौशल में अपना पाठ देना है, तो मेरे लिए ये बहुत आसान होगा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर या तो पर्ण का चित्र बना दूं या फिर मैं अपने बगीचे से पर्ण ले आऊं। यदि मैं यहाँ पर पर्ण की संरचना बना देती हूँ और उससे जुड़े हुए प्रश्न छात्रों से पूछती हूँ तो वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ कम यहाँ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रश्न कौशल में मुझे आज निपुण होना है। मेरा पहला प्रश्न यदि मैं ये करूं, मेरे हाथ में क्या है, जबकि मैंने तो पर्ण का चित्र श्यामपट्ट पर बनाया है, तो मेरा पहला प्रश्न गलत। लेकिन मेरा प्रश्न यदि ये हो कि श्यामपट्ट पर बनाई हुआ चित्र किसका है, श्यामपट्ट पर बनाया गया चित्र किसका है, तो मेरा प्रश्न बिल्कुल सही है और छात्र उसे देखकर उत्तर दे देंगे यह एक पत्ती का चित्र है। इस चित्र की विशेषता बताइए, मैं इसे ग्रीन पेन से भी बना सकती हूँ। इस तरह से यदि मैं इसकी चित्र बनाऊं और मैं अगर इसको नामांकित करूंगी तो उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछ सकती हूँ। तो ये प्रश्न बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आज मैं इस कौशल की जगह
सहायक सामग्री कौशल का उपयोग कर रही हूं। सहायक सामग्री कौशल। इस स्थिति में ये कतई जरूरी नहीं है कि मैं प्रश्न पूछूं, तो उस परिस्थिति में मेरे लिए ये सहायक सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी और तब मैं बड़ी सुंदरता से अलग अलग प्रकार की पत्तियों का चित्र यहाँ पर बनाऊंगी, उन्हें लेबल करूंगी कि ये हिस्सा ये कहलाता है, ये हिस्सा ये कहलाता है, इसका रंग इस कारण से होता है। ये सारी चीजें मैं तब बताऊंगी और जरूरी नहीं है कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं इसका विवरण देकर भी अपना पाठ खत्म कर दूंगी। और उस परिस्थिति में मुझे डायरी में वही करना है जो मैंने कक्षा में किया है। जैसे मैंने कक्षा में श्यामपट्ट पर चित्र बनाया और विवरण दिया, तो मुझे डायरी में यही लिखना है कि श्यामपट्ट पर छात्राध्यापिका द्वारा चित्र बनाया जाएगा और उससे संबंधित निम्न विवरण दिया जाएगा। फिर वो 5 या 6 पंक्तियों में वो विवरण लिख दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से सहायक सामग्री कौशल मेरा पूरा होता है। लेकिन मेरी इच्छा की बात है, यदि मुझे प्रश्न पूछने हैं तो मैं नीचे 4 या 5 प्रश्न पूछ सकती हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा ध्यान आज सहायक सामग्री कौशल पर ही होना चाहिए। तो यह था हमारा दूसरा कौशल। अगला शिक्षण कौशल है प्रस्तावना। मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन। तो प्रस्तावना कौशल में हमें किसी ऐसी युक्ति का सहारा लेना होता है जिससे छात्र अपने आने वाले टॉपिक के लिए या आज जो पढ़ाया जाने वाला है उससे बहुत जल्दी से इंटरेक्ट हो जाएं। कल्पना कीजिए कि मुझे इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाना है और उसमें मुझे छात्रों को ऐसे लिखना सिखाना है एलिफेंट पर। अब मैं एलिफेंट पर लेसन सिखाऊं, उसके पहले मुझे उन्हें छात्रों को उस कंफर्ट जोन में लाना होगा कि वो लिखना सीखें, वो इच्छा करें या तो लिखना सीखने की। हाँ, ये कोई चैप्टर भी हो सकता है जिसमें एलिफेंट के लिए कुछ लिखा हो, कुछ कुछ भी चीज हो सकती है। तो मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी उन्हें करवाऊं कि वो उसके लिए तैयार हों। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि प्रस्तावना के लिए मैं उनके सामने ELEPHANT, हालांकि इस समय तक छात्रों को ये नहीं पता है कि आज ये टॉपिक हमारा है, एलिफेंट हमारा टॉपिक है। इधर मैं इस पर लेसन दे रही हूँ, कोई प्रोज लेसन है, या फिर मैं उन पे कॉम्पोजिशन सिखा रही हूँ, इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये है, तो मैं उन्हें ये कहूँ कि आज हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले मैं कक्षा में जाते ही अगर श्यामपट्ट पर सिर्फ इतना सा लिख देती हूँ ELEPHANT, क्योंकि क्योंकि प्रस्तावना से उन्हें मतलब नहीं होता है, तो ये प्रस्तावना आपके और हमारे बीच की बात है, ये अंडरस्टूड है। अगर ये लिखा और मैंने छात्रों से कहा कि स्टूडेंट मुझे ये पढ़ के सुनाइए स्पेलिंग, कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे जो एलिफेंट पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं उन्हें एक एक लेटर पढ़ने को कहूंगी, तो वो पढ़ेंगे ELEPHANT। दूसरा प्रश्न मेरा ये हो सकता है कि आइए जिन जिन को किसी एक एक लेटर से भी स्पेलिंग आती हो वो आइए और यहाँ आकर लिखिए। ये अलग अलग लेटर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ एक एक्टिविटी है जिससे बच्चा कंफर्ट जोन में आएगा। याद रखिए, न इसकी कोई मार्किंग है, न इसके लिए बच्चों को पहले से कुछ कहना है। बच्चा आके A4APPLE लिख सकता है और आंट भी लिख सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक स्पेलिंग होने के बाद में उसे खत्म कर दीजिए। L फॉर लायन बिल्कुल चलेगा, जहां जहां बच्चा जो जो लिख रहा है उसे लिख लेने दीजिए। PEN पेन लिख लेने दीजिए, TEN 10 लिख लेने दीजिए, और बच्चे को कंफर्ट जोन में रखने के लिए वो एक बार जो भी लिखता है उसे स्वीकार कीजिए। और लास्ट में हम बच्चे को ये कह सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट ये जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स आपने लिखी हैं, लेकिन इन सब के जो बड़ा वर्ड बन रहा है, आज हम इसी के बारे में एक बहुत अच्छी सा चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है द एलिफेंट। या फिर आज हम इसी बड़े सारी स्पेलिंग का नाम वाले जानवर पर कंपोजिशन लिखना सीखेंगे। तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी थी, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन बच्चे आपसे कनेक्ट हो गए। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उन्हें ये स्पेलिंग देकर बोलें कि इनमें से स्पेलिंग बनाइए, लेकिन अलग अलग बनाइए। जैसे AN, ये एक स्पेलिंग है, फिर दूसरी स्पेलिंग ANT है, फिर एक स्पेलिंग TEN हो सकती है,
फिर NET हो सकती है, फिर TAN हो सकती है, बहुत सारी स्पेलिंग्स इसमें से बन सकती हैं। तो यदि हम ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे इंटरेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा तरीका हो सकता है। आपका तरीका उनसे प्रश्न पूछने का हो सकता है, किसी और का तरीका स्टोरी टेलिंग का हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आज यदि मुझे कक्षा में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाना है, तो मैं बजाय इसके कि उन्हें सीधा अपना पाठ खोलने को बोलूं, चाहे वो इतिहास का पाठ हो या हिंदी में भी कई बार उनकी जीवन वृत्तांत आता है, तो चाहे वो पाठ हो, तो मैं बजाय इसके कि उनको कहूं कि पाठ नंबर 17 निकालो, मैं उनको ये कह सकती हूँ कि स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया, लेकिन वो इतनी बहादुर थी कि जब वो माँ बनी तो अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर और लड़ाई के मैदान में चली गई। आप में से कौन उसका नाम जानता है? शायद बच्चे जानते होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे नहीं जाने। तो नहीं जानने की स्थिति में हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, और कोई बात नहीं अगर उत्तर नहीं आता है तो, लेकिन बच्चों ने इतना सुना तो वो आगे की कहानी सुनने के लिए तैयार होते। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं बच्चों को कहूं कि बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताऊंगी जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत वीर थी, लेकिन उसके पहले मैं आपको उसकी एक कविता सुनाती हूँ, और फिर मैं आपको वही कविता सुना दूं जो हम सब सुनते आए हैं। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए हम झांसी वाली रानी के बारे में पढ़ते हैं। ये कहते हुए मैं अपने उद्देश्य कथन की पूर्ति करूंगी। झांसी की रानी। अब इस पाठ को मुझे डायरी में ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने बोला, और ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसे मैंने बोला। तो ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट शिक्षण कौशल। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपकी कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और प्रीवियस वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। एजुकेशन प्लेलिस्ट में भी आप हमारी इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए इस चैनल पर। स्टे विद अस। थैंक यू।